नमस्कार दोस्तों, कथा उपन्यास में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ वृंदावन लाल वर्मा जी की लिखी कहानी शरणागत। रज्जब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम। मार्ग बीहड़ था और सुनसान। ललितपुर काफी दूर था, बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था। इसलिए उसने मरपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था, रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज्यादा पड़ता था। इसलिए रजब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाले थी और पजामा पहने थी। इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद के ले जा चुका था। अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की, किंतु किसी ने भी मंजूर न किया। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सब ने इनकार कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोतते थे। निज का हल बैल कुछ भी न था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल करने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु उसको गांव वाले गड़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित किया करते थे। शामक का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर पौर में बैठा हुक्का पी रहा था। रजब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊजू, एक बिनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? रजब बोला, मैं दूर से आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दी जाए। कौन लोग हो? ठाकुर ने प्रश्न किया। हूं तो कसाई, रजब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसकी बहुत गिड़गिड़ाहट थी। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है ये किसका घर है? यहां तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रजब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूं। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नर्म स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रजब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। और वह दरवाजे के बाहर एक कोने से चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिल्लम लाए हो? हाँ सरकार, रजब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तंबाकू अपने चिल्लम से पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो, हमारी पौर के एक कोने में पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम कब तक यहाँ से उठकर जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधे हूँ, इसलिए पकाने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम? रज्जब। थोड़ी देर के बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बतलाया। वहां किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है। क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है। क्या नफा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रजब को उससे बढ़कर। रजब ने जवाब दिया, महाराज, पेट के लायक कुछ मिल गया है, यूं ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। रजब एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफी रात गए कुछ लोगों ने एक बंधे हुए इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर साहब बाहर निकल आए।
आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊजू, आज तो खाली हाथ आए हैं। कल संध्या का शगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपए की मूठ बांधे इसी और आया है, परंतु हम लोग जरा देर से पहुंचे, वह खिसक गया। कल देखेंगे, जरा जल्दी। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा न छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई, उसके रुपए पर कसाई थोड़ी लिखा है। रुपए तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई नहीं हुआ। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। ज्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर का बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा, कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी भी। ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब ना जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एक कदम भी न चल सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। रजब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं। गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेंगे। तुम बाहर जाओ इसी समय। रजब ने बहुत विनती की, किंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके मन पर भी था। इसलिए रजब गांव के बाहर सपत्नीक एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। उसे आशा थी कि पहर आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा न हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। वह जाड़े के मारे थर थर कांप रही थी, इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की न पड़ी। गाड़ी में हवा अधिक लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी न बंद हो जाए। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज था। रजब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रजब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा। वह बोला, इतने रुपए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। रजब ने दांत पीसे, कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई, आफत सबके ऊपर आती है। मनुष्य मनुष्य को सहारा देते हैं, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसको टस से मस न होते देखकर रजब ने और पैसे दिए। तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में न था। रजब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रजब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रजब को स्मरण हुआ कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है, और स्मरण हो आया गाड़ीवान का वह एक हट जिसके कारण उसके कुछ पैसे व्यर्थ ही देने पड़े थे। उसे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल फिर पैसे मांग उठना। कैसे मांग उठूंगा? किराया ले चुका हूं, अब फिर कैसे मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा, ललितपुर होता तो बता देता। क्या बता देते? क्या सेठमेट गाड़ी में बैठना चाहते थे? क्यों बे, क्या रुपए देकर भी सेठमेट का बैठना कहलाता है? जानता है, मेरा नाम रज्जब है। अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले को यही छुरी से काटकर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चला जाऊंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था। आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला और अब निकला।
रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई और ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा गांव आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ाऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे न जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में मार न डाले। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। रजब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांध कर न जाने कहां से आ गए हैं। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की ज्वारों पर एक लठ पटका और 2 दाएं बाएं आकर रजब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो गया, बोला, मालिक, मैं तो गाड़ीवान हूं, मुझसे कोई सरोकार नहीं। यहाँ कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की गिग्गी बन गई, कोई उत्तर न दे सका। रजब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है और मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रजब के सिर पर लाठी उबारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज, मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। और यह कौन है, बतला? उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। रजब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रजब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से करहाई। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम रजब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। उसने न माना, बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊजू, यदि वैसे न माने तो अस्साई कसाई हम कुछ नहीं मानते। छोड़ना ही पड़ेगा, उसने कहा, इस पर हाथ न पसारेंगे और न पैसे छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से? दाऊजू, आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूं। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रजब की छाती में अड़ाकर उसे तुरंत रुपए पैसे निकाल कर देने का हुक्म किया। नीचे खड़े उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। हो तो मेरी बला से, गाड़ी में चढ़े हुए उस लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूं। और उसने रजब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूं, वो मेरी शरण में आया था। गाड़ीवान लठैत झक सी मार कर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी इस बात की कहीं चर्चा की तो भूसे की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रजब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने शुद्ध स्वर में कहा, दाऊजू, आगे मैं कभी आपके साथ ना आऊंगा। दाऊजू ने कहा, ना आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूं, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ कभी घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। अभी आप सुन रहे थे वृंदावन लाल वर्मा जी की लिखी कहानी शरणागत। आगे और भी दिलचस्प कहानी सुनने के लिए कथा उपन्यास से जुड़े रहिएगा और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।